सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और पिछली वीडियो में हमने सोइंग वाला टॉपिक डिस्कस किया था, यानी बीज का बोना। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बीज बोने के बाद अगला काम ये होता है कि हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर को ऐड करें। तो वो सब्सटेंस जो कि ऐड किए जाते हैं सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखो होता क्या है, कोई भी प्लांट हम सॉइल में लगाते हैं तो वो प्लांट ग्रो करने के लिए उसको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके अलावा और भी चीज़ें। अब ये न्यूट्रिएंट उसको सॉइल से मिलेगा। आपने प्लांट लगा दिया सॉइल में, वो उसको यूज़ कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि जिस सॉइल के अंदर आपने उस प्लांट को लगाया है उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हों जो कि उतने ना हो जितना प्लांट को ज़रूरत है, जितना प्लांट को चाहिए उससे कम है। तो अगर कम है तो आपको बाहर से वो न्यूट्रिएंट डालने पड़ेंगे। तो वही जो न्यूट्रिएंट आप बाहर से डालते हो सॉइल के अंदर ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके, उसी सब्सटेंस को हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। यानी दो तरीके के सब्सटेंस हैं जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। एक तो आपका मैन्योर है, दूसरा फर्टिलाइजर्स है। ये कब डाले जाते हैं? जब सॉइल के अंदर इतने न्यूट्रिएंट ना हो जितना प्लांट को ज़रूरत है, तो फिर हम इसको बाहर से डालते हैं। अब बूझो कह रहा है कि मैंने एक हेल्दी क्रॉप देखा, किसी खेत के अंदर ग्रो हो रहा था। उसके बगल में ही एक खेत था जहाँ पर जो प्लांट थे वो वीक थे, कमज़ोर थे। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो प्लांट होते हैं वो दूसरों से बेहतर ग्रो करते हैं? यानी दो अगल बगल के खेत थे, एक में तो प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा था, दूसरे में प्लांट वीक था। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि जिस फार्म के अंदर, जिस खेत के अंदर क्रॉप अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब उस खेत के अंदर जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट सही होंगे, जितनी प्लांट को ज़रूरत है उतने होंगे। वहीं दूसरे खेत के अंदर जिसमें प्लांट वीक हैं, वहाँ की सॉइल में इतना न्यूट्रिएंट ना होंगे जितना प्लांट को ज़रूरत है। आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो, आपको जितने खाने की ज़रूरत है आपको उतना ना मिले तो क्या होगा? आप कमज़ोर हो जाओगे। उसी तरह प्लांट के साथ भी होता है कि प्लांट को जितना चाहिए नहीं मिलेगा तो वीक हो जाएंगे। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखो, न्यूट्रिएंट्स कई टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स। उनमें से एक मिनरल भी होता है। तो जो मिनरल वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्रॉप प्लांट, यानी जो फसल वाले पेड़ हैं, जैसे गेहूँ चावल वगैरह हो गया, तो मिनरल न्यूट्रिएंट इन क्रॉप प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। सॉइल इनको प्रोवाइड करता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। कुछ एरियाज़ के अंदर क्या होता है, जो फार्मर होते हैं वो ग्रो करते हैं क्रॉप एक के बाद एक। उसी खेत में एक क्रॉप उगाया, फिर उसको काट लिया, तुरंत दूसरा क्रॉप ग्रो कर दिया। तो जो फील्ड होती है, जो खेत होता है, वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहता है, या जिसे हम फैलो कहते हैं। फैलो यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर खेती ना की जा रही हो, यानी एक के बाद एक क्रॉप आप ग्रो करते चले जा रहे हो, ज़रा सा भी गैप नहीं दे रहे हो। तो इमेजिन करो क्या होगा न्यूट्रिएंट्स के साथ, यानी जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है उनके साथ क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, प्लांट को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो कहाँ से लेगा? सॉइल से। एक क्रॉप आपने ग्रो किया, उसने सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट लिया होगा। अब उस क्रॉप को जब काट लोगे, फिर दोबारा दूसरा क्रॉप लगाओगे, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट अब कम हो चुके क्योंकि पहले वाले क्रॉप ने यूज कर लिया। अब ये दूसरा वाला भी यूज करेगा। इसको काटा, फिर तीसरा क्रॉप आपने लगा दिया। तो तुरंत एक के बाद एक क्रॉप लगाते जाओगे तो क्या होगा? सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो ये जो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन है क्रॉप का, ये क्या करेगा? सॉइल को पुअर कर देगा न्यूट्रिएंट में, यानी उनके न्यूट्रिएंट बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए फार्मर क्या करते हैं? मैन्योर को ऐड करते हैं, यानी बाहर से न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं अपने खेत में, टू रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब फिर से भर जाना, द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट। तो बार बार क्रॉप ग्रो करने की वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो बाहर से मैन्योर डाला जाता है, यानी खाद डाली जाती है, ताकि न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो पूरी हो सके। अब इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। तो मैन्योरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम फील्ड में मैन्योर डालते हैं ताकि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश हो सकें, फिर से आ सकें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज मैन्योरिंग, तो आप लिखोगे फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। दिस प्रोसेस कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अब मैन्योरिंग करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, अगर उस हिसाब से नहीं करोगे तो क्या होगा? आपके प्लांट वीक हो जाएंगे। या आपने इनसफिशिएंट मैन्योरिंग की, यानी जितनी खाद डालनी थी उससे आपने कम डाली, थोड़ी सी खाद डाल दी, तो प्लांट को जितना चाहिए था आपने उतनी खाद डाली ही नहीं, उतना मैन्योर डाला ही नहीं। तो ये इनसफिशिएंट मैन्योरिंग की वजह से भी प्लांट वीक होते हैं। तो सही तरीके से आपको मैन्योरिंग करनी है और जितना प्लांट को ज़रूरत है उतना उसको देना है। अब जो आपको मैन्योर होता है, यानी जिसको हिंदी में हम खाद कहते हैं, वो क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी लिविंग थिंग से हमको मिलते हैं। जैसे प्लांट या एनिमल से जो चीज़ मिलती है वो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाएगा। तो मैन्योर भी क्या है? आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी एक लिविंग थिंग से हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो प्लांट या एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, जब वो डिकम्पोज करते हैं, गलते हैं, सड़ते हैं, तो वहाँ से हमको मैन्योर मिलता है। जैसे प्लांट की पत्ती वगैरह हो गई,
और सब्जी वगैरह जो हम काटते हैं तो उसका छिलका वगैरह जो उतार देते हैं, या उसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, और एनिमल डंग हो गया, जैसे गाय का गोबर वगैरह हो गया, तो ये सब जब सड़ते हैं तब जाके आपका मैन्योर बनता है। तो जो फार्मर होता है वो क्या करता है, डंप करता है प्लांट और एनिमल वेस्ट को इन पिट, यानी गड्ढा करता है, उसके अंदर इन सबको डाल देता है खुली जगह पर, और अलाउ करता है डिकम्पोज होना। यानी गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर अब प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है, जो कचरा वगैरह है, सब उसमें डाल दिया। ध्यान रहे प्लास्टिक वगैरह ये सब नहीं डालना, प्लांट और एनिमल वेस्ट ही डालना है, ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालना है। तो कुछ टाइम के बाद वो मैन्योर में बदल जाएगा। तो सवाल उठता है ये जो डिकम्पोजिशन है, यानी ये जो गलना और सड़ना है, वो होता कैसे? तो इसको करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपका अर्थवॉर्म वगैरह हो गया, वो इन प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं। अब ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है, यानी वो गल सड़ जाते हैं तो अब मैन्योर आपका बन गया, अब उसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर भी कुछ प्लांट लगाना है इसको भी डाल दो उस मिट्टी में। आपने पढ़ा होगा वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 के अंदर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेड वॉर्म की मदद से कंपोस्टिंग करते हैं। गड्ढे के अंदर डाल दिया और मिट्टी से बंद कर दिया, उसके अंदर रेड वॉर्म डाल दिया हमने, तो वो जो रेड वॉर्म है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो यहाँ तक कहानी आपने समझ ली। अब चलिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी 1.2। आपको क्या करना है, मूंग या ग्राम जो आपका चना होता है इसकी बीज ले लो और उसको जर्मिनेट कर लो। अब ये जर्मिनेशन क्या होता है, सीड का सीडलिंग में बदलने वाला जो प्रोसेस होता है उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। सीडलिंग क्या होता है, छोटा सा प्लांट होता है, तो बीज से छोटे से प्लांट में बदलने वाला जो प्रोसेस है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो जब सीडलिंग में बदल जाती है तो हम कहते हैं वो सीड जर्मिनेट कर गई। तो जब जर्मिनेट हो जाएगी, सीडलिंग बन जाएगी, तो ऐसे ही 3 इक्वल साइज की सीडलिंग आपको ले लेनी है, छोटे से प्लांट आपको ले लेने हैं। 3 खाली आपको ग्लास ले लेना है, या एक ही जैसे आपको बर्तन ले लेना है, उन पे मार्किंग कर देनी है A, B एंड C। ग्लास A के अंदर आपको थोड़ा सा मिट्टी डालनी है, मिक्स विद लिटिल काउ डंग मैन्योर, यानी गाय के गोबर से बना हुआ जो मैन्योर है, जो खाद है, वो मिट्टी के साथ आपको मिला देना है। और B वाले में आपको क्या करना है, उतना ही मिट्टी जितना आपने A वाले में ली थी उतना ही लेना है, इसको आपको मिक्स कर देना है थोड़े से यूरिया के साथ। यूरिया क्या एक तरह का फर्टिलाइजर है, और उतना ही अमाउंट मिट्टी का आपको C वाले में भी ले लेना है। इसके अंदर आपको और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। तो A वाले में हमने क्या किया, मिट्टी के साथ काउ डंग मैन्योर डाल दिया, B वाले में हमने मिट्टी के साथ यूरिया जो कि एक फर्टिलाइजर है वो डाल दिया, और C वाले में सिर्फ हमने मिट्टी ली। अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर तीनों ग्लास के अंदर आपको डाल देना है, और वो जो सीडलिंग हमने ली थी एक साइज की, उसको एक एक ठो तीनों में लगा लेना है। इसको सेफ जगह पे आपको रख लेना है, और रोजाना इसमें पानी डालना है। 7 से 10 दिन के बाद ऑब्जर्व करो उनकी ग्रोथ को। तो एक्सपेरिमेंट करोगे इस तरह से आपको दिखेगा। ए वाले में आपको ये देखने को मिलेगा कि प्लांट ग्रो हुआ है, ठीक है, जो सीडलिंग है वो और बड़ी हो चुकी है। बी वाले में देखोगे जो ग्रोथ है वो और ज्यादा देखने को मिली, ए से ज्यादा इसके अंदर ग्रोथ है, यानी यहाँ पर जो प्लांट है वो ज्यादा ग्रो हुआ है। और सी वाले की बात कर ले तो यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है, यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ हमको बी में मिली है, जिसके अंदर हमने सॉइल के साथ फर्टिलाइजर डाला था। उससे कम हमको ए में मिली है, जिसके अंदर सॉइल के साथ हमने मैन्योर डाला था, और जहां कुछ नहीं डाला था वहां सबसे कम ग्रोथ हमको देखने को मिली है। ये चीज आपको ऑब्जर्व होगी। अब आपसे यही पूछा जा रहा है, डिड द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या सेम रफ्तार से ग्रो हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, बी ज्यादा तेज ग्रो हो गया, ए उससे कम, और सबसे कम सी। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन सा ग्लास है जिसमें बेहतर आपको प्लांट ग्रोथ देखने को मिली है? तो हमने देखा जो ए और बी है इन दोनों में ही अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। यहाँ देखो बेटर वर्ड का यूज किया है, बेस्ट नहीं यूज किया। अगर बेस्ट यूज करता तो जो सबसे बेस्ट इसके अंदर ग्रोथ हमको देखने को मिली सबसे ज्यादा, वो वाला हम लिखते हैं, यानी बी वाला। हमसे कह रहा है बेटर किस में है, तो ए और बी दोनों ही ने ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है सी के रिस्पेक्ट में। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट किस में ग्रोथ हमको देखने को मिली? अब देखो फास्टेस्ट यूज कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा किसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली? तो बी में सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली, जहां पर हमने सॉइल के साथ फर्टिलाइजर डाला था। अब यहां से आपको ये समझ में आएगा कि यार देखो सॉइल में अगर हम फर्टिलाइजर डाल दें तो ग्रोथ हमको अच्छी मिलेगी, यानी हमको ज्यादा फसल चाहिए और हम चाहते हैं प्लांट तेजी से ग्रो करे, तो फर्टिलाइजर डाल दो सॉइल के साथ, काम बन जाएगा। अब आगे फर्टिलाइजर के बारे में जानेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको फर्टिलाइजर डालना है कि नहीं डालना। सिर्फ प्लांट की ग्रोथ देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते, और भी चीज देखेंगे कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तब डिसाइड करेंगे। अब फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो फर्टिलाइजर एक तरीके के केमिकल होते हैं जो रिच होते हैं किसी खास तरीके के न्यूट्रिएंट में, यानी खास तरीके के न्यूट्रिएंट उनके अंदर प्रेजेंट होता है। मैन्योर में जैसे हमने बात की थी उसमें क्या होता है, बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं अलग अलग अमाउंट में, लेकिन फर्टिलाइजर में ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजर बहुत तरीके के आते हैं, हर किसी के अंदर कुछ खास तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं कि अगर मान लो सॉइल को इस न्यूट्रिएंट की कमी है तो ये वाला फर्टिलाइजर दे दो, उस तरीके की न्यूट्रिएंट कमी है तो वाला दे दो। इसको आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो ना, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा करते हैं? फूड के थ्रू, खाना खाते हैं।
तो अलग अलग चीज़ें हम खाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए वो मिल जाएगा। एक और तरीका होता है न्यूट्रिएंट को हासिल करने का, वो ये कि हम मेडिसिन ले। अलग अलग न्यूट्रिएंट की दवा आती है, जैसे आयरन की कमी है तो आयरन की गोली ले लो, कैल्शियम की कमी है तो उसकी दवा आती है। तो ये जो अलग अलग मेडिसिन आती है उसमें खास तरीके के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं कि अगर मान लो आपको आयरन की कमी है तो आयरन की गोली लेनी पड़ेगी, तो उस आयरन की जो टैबलेट आप लोगे या कैप्सूल जो भी लोगे उससे सिर्फ आपको आयरन ही मिलेगा। लेकिन फूड आइटम से आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप मिल्क पियोगे तो उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन ए भी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। तो उसी एक फूड से बहुत सारी चीज़ें थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको मिल गई। लेकिन जब कैल्शियम की दवा खाओगे तो उससे सिर्फ आपको कैल्शियम ही मिलेगा। तो मैन्योर आपका फूड की तरह से है और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मेडिसिन की तरह से काम करते हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वही पूरी होगी। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? अभी मैन्योर से किस तरह से अलग होते हैं? देखो, मैन्योर को नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, यानी प्लांट और एनिमल वेस्ट को हमने गड्ढे में डाल दिया, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करके मैन्योर में बदल देंगे। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल हैं, ये नेचर से हमको नहीं मिलते, कोई नेचुरल प्रोसेस में नहीं लगता, बल्कि खुद से बनाया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके फर्टिलाइजर के हैं, जैसे आपका यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटैश हो गया, NPK जिसका फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये कुछ आपके फर्टिलाइजर हैं। अब यहाँ देख ही सकते हो, जैसे आप अमोनियम सल्फेट की बात कर लें तो ये वो फर्टिलाइजर है कि अगर मान लो आपको अमोनिया की कमी है उस सॉइल के अंदर और फॉस्फेट की कमी है तो ये वाला फर्टिलाइजर डालोगे तो ये दोनों कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह मान लो कोई सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इसकी कमी है तो फिर मार्केट से आपको NPK वाला फर्टिलाइजर लेके डालना पड़ेगा। तो खास तरीके के न्यूट्रिएंट की अगर कमी होती है तो फिर हम फर्टिलाइजर डालते हैं, यानी उस केस के अंदर जब किसी सॉइल के अंदर अच्छी खासी किसी चीज़ की कमी होती है। जैसे मान लो आपको आयरन की कमी है तो वो चीज़ें आप खाओ जिससे आयरन की कमी पूरी हो जाए। जैसे आपका पालक हो गया, एप्पल खाओ, गाजर खाओ। और अगर बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो फिर डॉक्टर आपको दवा लिखेगा कि देखो फूड आइटम से अब उतना नहीं बढ़ेगा, फूड आइटम तो आपको खाना है लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, दवा भी आपको साथ में खानी पड़ेगी क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, आयरन की या जिस चीज़ की भी कमी है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो अब आपको साइड में दवा भी लेनी पड़ेगी ताकि सिर्फ आयरन आपको दवा के थ्रू जाता रहे। यही काम फर्टिलाइज़र का भी है। जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा तो मैन्योर से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। अब फर्टिलाइज़र की यूज़ से फार्मर्स को अच्छी यील्ड मिली है, अच्छी पैदावार मिली है क्रॉप्स की, जैसे आपका वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज़ हो गया। तो फर्टिलाइज़र डालने से बहुत अच्छे अमाउंट में ये सारी चीज़ें ग्रो हो रही हैं। अब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की यूज़ करने की वजह से जो सॉइल है वो कम फर्टाइल हो गई है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल होते हैं। ये केमिकल जब सॉइल के अंदर जाते हैं तो प्लांट को तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल को अच्छा बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, ये केमिकल उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो या तो वहाँ से चले जा रहे हैं या उनकी डेथ हो जा रही है। तो जो सॉइल को अच्छा बनाने वाले बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको इन फर्टिलाइजर्स ने अफेक्ट किया, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पोल्यूशन भी हुआ है। अब होता है क्या, ये केमिकल मान लो बारिश हुई तो जो फर्टिलाइजर हमने डाला है वो पानी के साथ बह के मान लो नदी वगैरह के अंदर गया तो वाटर को पलूट कर रहा है। इसीलिए अगर हम ये चाहते हैं कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि सॉइल कुछ भी ग्रो करने लायक बचे ही ना, तो हमें इन फर्टिलाइज़र को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ऑर्गेनिक मैन्योर से। यानी फर्टिलाइज़र की जगह आप ऑर्गेनिक मैन्योर डालो, खाद डालो, फर्टिलाइज़र ना डालो। अब कहोगे फर्टिलाइज़र से तो ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। हाँ बिल्कुल, फर्टिलाइज़र से ग्रोथ ज़्यादा होगी, लेकिन ये सॉइल को ख़राब करता रहेगा। फिर सॉइल इस लायक ही नहीं बचेगी कि अपने से कुछ ग्रो कर सके। फिर और ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। जैसे कोई दवा खाने का आदी हो जाए ना, रेगुलर दवा खा रहा है, तो फिर वो दवा धीरे धीरे असर करना बंद हो जाती है, कम हो जाता है उसका असर। फिर आपको जो डोज है वो बढ़ानी पड़ती है। कम पावर की पहले दवा ले रहे थे, अब ज़्यादा पावर की लेनी पड़ रही है, तो ये हो जाता है। और जैसे मेडिसिन है ना, वो कैसी भी हो दवा दवा ही होती है, और नेचुरल जो हमको चीज़ मिलती है, फूड से जो न्यूट्रिएंट मिलता है उसकी बात अलग होती है। एक अच्छा डॉक्टर आपको ज़्यादा मेडिसिन की तरफ नहीं ले जाएगा, वो कहेगा नेचुरली अपनी चीज़ों को सही करो। अगर किसी चीज़ कमी है तो ऐसे फूड खाओ जिससे वो कमी पूरी हो जाए, ना कि यह कि कुछ भी खाते रहो बस साथ में दवा लेते रहो, काम चलता रहेगा। तो ऐसी बात नहीं। इसी तरह से ये भी है, फर्टिलाइज़र दोगे तो फसल अच्छी होगी, लेकिन ये आपकी सॉइल को भी ख़राब कर देगी। तो इसलिए हमको फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर की यूज़ करना चाहिए, या फिर फील्ड को हम ऐसे ही छोड़ दें, यानी खाली छोड़ दें, कुछ भी उस पर कल्टिवेट ना करें, कुछ भी ना उगाएं बिटवीन टू क्रॉप्स। यानी एक फसल हमने उगाई, काटने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, ताकि नेचुरली जो सॉइल की न्यूट्रिएंट इस्तेमाल किए थे पहले वाले क्रॉप ने वो वापस आ जाएं। तो नेचर का अपना प्रोसेस चलता रहता है। न्यूट्रिएंट जो प्लांट ने यूज़ कर लिए, जो कमी हो गई वो धीरे धीरे पूरी हो जाती है।
लेकिन अगर तुरंत हम दूसरा क्रॉप ग्रो कर देंगे तो वो सॉइल रिप्लेनिश नहीं हो पाई, न्यूट्रिएंट उसके अंदर वापस नहीं आ पाए और फिर से दूसरे क्रॉप ने न्यूट्रिएंट यूज़ करना शुरू कर दिया। इसीलिए 2 क्रॉप के बीच में आपको गैप रख देना है ताकि न्यूट्रिएंट फिर से उसके अंदर भर जाए, तब हम दूसरे क्रॉप लगाएं। अच्छा, मैन्योर के यूज़ करने से बहुत सारे फायदे हैं। ये इंप्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को, बनावट को, और इसके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, यानी पानी को रोक के रखने की कैपेसिटी। कच्ची ज़मीन पे आप पानी डालते हो तो क्या होता है, कुछ देर के बाद गायब हो जाता है ना। कहाँ जाता है वो? ज़मीन के अंदर चला जाता है। प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो भी कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर होती हैं। अच्छा, पानी ये नीचे जाएगा, अगर रूट के पास रुकेगा नहीं और नीचे चलता चला जाएगा तो रूट को तो पानी नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा मिला, बाकी सारा नीचे चला गया। तो ये चाहा जाता है कि पानी वो रूट के आसपास रुके। मैन्योर डालने से सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर को रोक के रखने की जो एबिलिटी है, उसको ये बढ़ा देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा देर तक रुकता है। और ये जो मैन्योर है ये रिप्लेनिश करते हैं सॉइल को विद न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट की जो कमी है मैन्योर से वो पूरी हो जाती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज द क्रॉप रोटेशन। तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट की कमी हुई है उसको रिप्लेनिश करना, यानी फिर से पूरा करना। एक तरीका तो ये कि फर्टिलाइजर डाल दो, उसमें क्या नुकसान है मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि मैन्योर डाल दो, ये अच्छा चीज़ है, इसको करना चाहिए। और तीसरा एक तरीका ये है कि क्रॉप रोटेशन। अब ये क्या होता है, यानी क्रॉप को बदलते रहो, एक ही फसल को बार बार उस पर ना ग्रो करो, अलग अलग क्रॉप को ग्रो करो। क्योंकि होता क्या है ना कि अलग अलग तरीके के क्रॉप को अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी की कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक ही क्रॉप आप ग्रो करते रहोगे तो वही एक न्यूट्रिएंट जो कि उस प्लांट को ज़्यादा चाहिए थे वो ज़्यादा खर्च होने लगेंगे। जैसे मान लो आपने एक प्लांट ग्रो किया, उसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब अगली बार आप ऐसा क्रॉप ग्रो कर दो जिसको नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत हो, तो इससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। जो नाइट्रोजन की कमी थी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगले वाले क्रॉप को वो कम चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, यानी अदल बदल के क्रॉप को हमको ग्रो करना चाहिए। इसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, जो फार्मर थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो लेग्यूम्स को, ये एक तरीके की क्रॉप होती है, एक तरीके की फसल होती है, एज फॉडर। लेग्यूम्स के अंदर आपके जैसे चना हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, ये सब आते हैं। तो वो लेग्यूम्स जो फॉडर यानी चारे की तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी वो हम नहीं खाते बल्कि जो कैटल्स वगैरह है, गाय भैंस है, वो खाती हैं। तो किसान क्या करते थे, एक बार इन लेग्यूम्स को जो फॉडर की तरह यूज़ होते हैं, चारे की तरह यूज़ होते हैं, एक सीजन में ग्रो करते थे, और गेहूं को अगले सीजन के अंदर, यानी एक सीजन में चारे वाले लेग्यूम्स को ग्रो करते थे और अगले सीजन के अंदर गेहूं को ग्रो करते थे। इससे फायदा क्या होता था, ये हेल्प करता था इन रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे जो नाइट्रोजन है वो रिप्लेनिश हो जाता था। वीट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है, नाइट्रोजन उसने इस्तेमाल कर लिया। अब अगली बार आपको ऐसा क्रॉप लगाना पड़ेगा जो नाइट्रोजन को कम यूज करे। तो नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं, लेग्यूम्स को ग्रो करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, फार्मर्स आर बीइंग इंकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर को इंकरेज किया गया कि इस तरह से आप करो, वरना फार्मर को कैसे पता चलेगा क्या ग्रो करना चाहिए क्या नहीं। ये तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं कि हाँ कौन सा क्रॉप है वो कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ करता है, उसी हिसाब से उन्होंने बताया। तो फार्मर ऐसा करने लगे, तो उससे उनको फायदा हुआ। अब इसमें लॉजिक क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो नोड्यूल्स होता है रूट्स का ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जो आपके लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ये एक तरीके के प्लांट होते हैं, एक तरीके की फसल होती है, उनकी जड़ों के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे गांठ टाइप की बनी होती है, उसके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इनका कमाल देखो, वीट को नाइट्रोजन की जरूरत है, जब आप गेहूं ग्रो करोगे तो नाइट्रोजन इस्तेमाल हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ सॉइल के अंदर रह जाएगा। अब अगली बार अगर फिर से आप गेहूं ग्रो कर दोगे तो नाइट्रोजन की तो कमी हो गई थी, वो पूरी हो नहीं पाएगी, जितना जरूरत है वो मिल नहीं पाएगा, तो क्रॉप सही होगा नहीं। तो अगली बार फिर से वीट नहीं ग्रो करते बल्कि लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो कर देते हैं। इससे खास बात यह होती है कि इसको नाइट्रोजन की जरूरत तो है, लेकिन इसके रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन की जो जरूरत है प्लांट को वो देते हैं। तो बैक्टीरिया सॉइल से कहते हैं हमको तुम्हारा वाला नाइट्रोजन नहीं चाहिए, हम खुद ही बना लेंगे, बल्कि हम तो इस्तेमाल करेंगे ही, तुमको भी देंगे। तो बैक्टीरियाज को इन प्लांट्स की जड़ों में घर मिल जाता है, बदले में ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट को तो देते ही हैं, साथ में सॉइल को भी प्रोवाइड करते हैं। तो बिना सॉइल वाले नाइट्रोजन के इस्तेमाल किए एक तो ये ग्रो हो जाते हैं, दूसरे जो कमी हो गई थी नाइट्रोजन की उसको भी पूरा कर देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इनके पास रहता है तो सॉइल को दे देते हैं कि लो रखो, तुम भी क्या याद रखोगे। तो ये कहानी होती है। इससे फायदा ये होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। अब फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे मैंने डिटेल में आपको अच्छे से समझा ही दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर से अच्छे से डिफरेंस देख लेते हैं। फर्टिलाइजर जिसको हम हिंदी में उर्वरक कहते हैं, और मैन्योर जिसको हिंदी में हम खाद कहते हैं।
फर्टिलाइजर एक तरीके की मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन मेड यानी इंसान इसको बनाते हैं फैक्ट्री वगैरह के अंदर। इनऑर्गेनिक है मतलब नॉन लिविंग थिंग से बनी है, केमिकल वगैरह से बनी है, तो केमिकल वगैरह आपके नॉन लिविंग में आते हैं। और ये एक तरीके के सॉल्ट है। सॉल्ट के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एसिड बेसिस सॉल्ट वगैरह के अंदर, तो एक तरीके की सॉल्ट होती है। अब मैन्योर की बात कर लें, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब हम नहीं बनाते, हम तो सिंपल जो वेस्ट है उसको डाल दिए गड्ढे में। अब उसका डिकम्पोजिशन होगा, यानी जो कैटल डंग है, गाय का गोबर हो गया, और प्लांट का जो रेसिड्यूज है, प्लांट से जो बची हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने सब्जी में छिलका वगैरह उतारा उसको फेंक दिया, या कोई फसल है गेहूं वगैरह की, उससे दाना निकाल लिया तो जो बचा वो बेकार है। तो इस तरह के जो प्लांट एज अ वेस्ट जो मटेरियल होता है, जैसे मान लो पत्ती वगैरह गिर गई तो प्लांट से अलग हो गई है, वो वेस्ट हो गया, तो इन सब का डिकम्पोजिशन होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, तो आपका मैन्योर बनता है। सेकंड पॉइंट है, फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है, और मैन्योर को हम फील्ड के अंदर, खेत के अंदर, या ऐसी कोई भी जमीन है वहां पर हम बना सकते हैं। जो फर्टिलाइजर है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को। आप कहोगे ह्यूमस क्या है? प्लांट या एनिमल वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन है जब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो आपका ह्यूमस बनता है। जैसे मान लो प्लांट और एनिमल के वेस्ट को आपने गड्ढे में डाला और उसको फिर मिट्टी से बंद कर दिया। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर हैं वो उसे डिकम्पोज करेंगे, क्योंकि अंदर आपने बंद कर दिया है, बाहर से ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है, तो बिना ऑक्सीजन के वो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो बिना ऑक्सीजन के जब डिकम्पोजिशन होता है तो आपका ह्यूमस बनता है। तो जो फर्टिलाइजर है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वहाँ कोई डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ ही नहीं। तो फर्टिलाइजर सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते। वही जो मैन्योर है ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। अब फोर्थ वाला पॉइंट है, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, यानी बहुत अच्छे खासे अमाउंट में इनके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। तो अगर किसी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है कि मैन्योर डालने से भी काम नहीं चल रहा है तो फर्टिलाइजर दिया जाता है। या आपको फसल बहुत ज़्यादा चाहिए तो फर्टिलाइजर डालो, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी वो भी हमने बात कर लिया कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, और ये वाटर पोल्यूशन भी करता है, और प्लांट जो भी ग्रो होता है ना वो भी बहुत अच्छा ग्रो नहीं होता है। यानी देखने में बाहर से तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके अंदर ऐसे केमिकल चले गए होते हैं जो हमारी हेल्थ को, अगर हम उसको खाएंगे तो हेल्थ को नुकसान करते हैं। तो लालच में लोग फर्टिलाइजर डाल तो देते हैं कि चलो ज़्यादा फसल मिलेगी, लेकिन वो हमारी हेल्थ को भी नुकसान कर रहा है। वही मैन्योर की बात कर लें तो ये फर्टिलाइजर के कंपेरिजन में कम रिच होते हैं, इनके अंदर कम न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन ये सेफ होते हैं, अच्छे होते हैं, सॉइल को भी फायदा पहुंचाते हैं। इसीलिए बेस्ट यही है कि मैन्योर का यूज़ किया जाए। अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर की बात कर लें तो ये तो आप समझ ही गए हो कि मैन्योर ज़्यादा बेस्ट है। इसके फ़ायदे क्या हैं? अब जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है ये फर्टिलाइजर से बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका रीज़न है, इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है सॉइल की, ये उसको बढ़ा देता है, ज़्यादा पानी रुकता है वहाँ पर रूट्स के पास। ये सॉइल्स को पोरस बनाते हैं। पोरस का मतलब सॉइल्स के बीच में गैप होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो आसानी से हो पाता है। आप जानते हो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, उसके लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, रूट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा है, जो शूट्स वाला हिस्सा है, वहाँ तो आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो तो मिल जाएगी, लेकिन जो रूट्स हैं ज़मीन के अंदर उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिले? तो सॉइल के बीच में जो थोड़े थोड़े गैप होते हैं ना, वहीं पर एयर प्रेजेंट होती है। मैन्योर डालने से सॉइल में बीच बीच में काफ़ी अच्छी जगह बन जाती है जिसके अंदर गैस रहती है, और वहाँ से फिर जो है गैस एक्सचेंज हो जाती है, यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगी। तो गैप रहेगा तभी तो ऑक्सीजन आ जा सकेगी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स यानी ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के लिए फ़ायदेमंद हैं, उनके नंबर को बढ़ाती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैन्योर पसंद है। तो जब आप मैन्योर डालोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर आ जाएंगे और इस तरह से उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ये इंप्रूव करता है सॉइल के जो टेक्सचर है, जो बनावट है, उसको भी। तो ये बात हो गई हमारी मैन्योर और फर्टिलाइजर की। आई होप सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इरिगेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।